नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण जी से और जानेंगे कि विदेशों की धरती पर, जमीन पर जो भारतीयों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी की सरकार चुप्पी क्यों लगाए बैठी है। मामला ऑस्ट्रेलिया का हो, अमेरिका का हो या फिर यूनाइटेड किंगडम का हो, हर जगह ऐसा लगता है जैसे भारतीयों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। कहीं उनके खिलाफ हिंसा हो रही है तो कहीं उनके ऊपर जाति या कह सके कि रेशियल टिप्पणियां हो रही हैं। और ऐसे में निशाने पर जो भारतीय हैं उनको ये उम्मीद होती है, दरकार होती है कि भारत सरकार उनके पक्ष में कुछ बोलेगी या उनकी सुरक्षा के लिए वहां की मौजूदा सरकारों से कुछ कहेगी, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। ऐसा क्यों है, इस बारे में जानेंगे श्रवण जी और उनकी राय क्या है। जी सर। देखिए, भारत सरकार कुछ कर नहीं सकती। ये पूरा घरेलू मामला है इन देशों का। और पर दिक्कत यह है कि चिंता भी व्यक्त नहीं कर रही है। और भारत में जिस तरह का गुस्सा होना चाहिए वो भी नहीं है, नाराजगी भी नहीं है। वो लोग जो वहाँ हैं जिनके खिलाफ ये सब हो रहा है, वो लोग भी लौटना नहीं चाहते हैं वापस, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं है। बहुत सारे कारण हैं आशुतोष जी। ये हाल में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो लंदन में जो रैली हुई अभी 2 दिन पहले, शनिवार को जो हुई, वो जिसको कहना चाहिए एंटी इमिग्रेशन रैली। और अतिवादी तत्वों ने वहाँ जो रैली की, जो पॉलिसी है इमिग्रेशन की सरकार की, उसके खिलाफ। और जो चल रहा है दूसरी जगह जैसे और तमाम मुल्कों में जो चल रहा है, उसमें निशाने पर भारतीय लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिन देशों में हो रहा है उनमें अमेरिका, उनमें आयरलैंड, उनमें कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के मामलों में पड़ते ही नहीं है। वो किसी भी तरह से, आपने देखा हो कि अमेरिका से बच्चों को बेड़ियों में लाया गया, जिस तरह से अपमानित करके भेजा गया, हम लोगों ने कुछ किया नहीं उसको लेकर, और अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं वहाँ जो घटनाएं हो रही हैं। देखिए, मैं इसके पहले की लंदन में जो रैली निकली जिसमें 1.5 लाख के करीब अतिवादी सवर्ण थे, उन्होंने किस तरह से हिंसा की, वहाँ कितनी बड़ी संख्या में पुलिस अफसर घायल हुए। और वहाँ ब्रिटेन में पूरी की पूरी राजनीति इस समय उसी को लेकर गर्म है कि जो लेबर सरकार है वो कुछ कर क्यों नहीं रही है फार राइट एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ। मैं उस लंदन पहुंचने के पहले आपके दर्शकों का और आपका ध्यान एक घटना की तरफ ले जाना चाहता हूं कि नेपाल में हाल में क्या हुआ। वहाँ 2 दिनों में, सिर्फ 2 दिन में उस राष्ट्र का भाग्य परिवर्तन कर दिया छात्रों ने, पूरा का पूरा। पर मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहता। नेपाल में जो घटना हुई, मैं उसमें से एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हमारा इतना पड़ोसी देश और हमारे कई राज्यों की सीमाएं लगती है। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, पश्चिम बंगाल है, और हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है वहाँ से, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है। भारतीयों पर जो पर्यटक वहाँ गए थे या घूमने गए थे या पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए थे, उन पर हमले हुए। वहाँ उनके साथ लूटपाट की घटनाएं हुई। जिन होटलों में वो ठहरे थे उन पर हमले हुए और वहाँ की सेना ने उन लोगों की मदद की। नेपाल में भारतीयों पर हमले होना, या हिल्टन होटल को जला दिया गया है, तबाह कर दिया है। तो हिल्टन होटल में जिस तरह से लोग रहते हैं, सारी लगभग बाहर के लोग रहते हैं, कोई नेपाल का आदमी तो रहता नहीं होगा। भारतीय भी काफ़ी रहते होंगे, विदेशों के लोग रहते होंगे। तो
चल क्या रहा है। मतलब नेपाल का मैंने जिक्र किया आपको, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ था और अभी भी क्या हो रहा है। वहां भी सत्ता परिवर्तन जो हुआ नेपाल की तर्ज पर हुआ था, और उसके बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ और जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वहाँ की घटनाओं के, उसमें मेजर ये है कि वहाँ भारतीयों पर हमले किए गए। मतलब भारतीय मूल के बंगला भाषी नागरिकों पर हमले हुए, उनके घरों को नुकसान पहुंचाया गया, धार्मिक स्थानों को नुकसान पहुंचाया गया। एक बड़ी संख्या में वहाँ भारतीय समुदाय रहता है। हमने इसके इसका जो इसके बारे में जो कार्रवाई की हमारी सरकार ने, वो क्या किया, उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी। हमने भारत बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ा दी, हमने बर्मा इंडिया सीमा पर चौकसी बढ़ा दी, सिक्योरिटी को टाइट कर दिया। इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया। बांग्लादेश में जब भारतीयों पर हमले हो रहे तब प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी और कहा था, मतलब लाल किले से भी इस बात का जिक्र किया था, अगर आप ध्यान करें। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाल में ऑस्ट्रेलिया की खबर है कि वहाँ जो विदेशी मूल के नागरिक है, खासकर भारतीय, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। वहाँ के जो अतिवादी, जो रेजिस्ट नस्ली दंगे, नस्लवादी जो लोग हैं वो और इसका वहाँ की राजनीति पर ज़बरदस्त तरीके से असर पड़ रहा है। हालांकि वहाँ चुनाव हैं, इसलिए जो मौजूदा हुकूमत है वो भारतीयों का समर्थन चाहती है, इसलिए उनकी बचाव में खड़ी हुई है। पर ये नागरिकों के स्तर पर घटनाएं हो रही है और जो अभी बंद नहीं हुई है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी बंद नहीं हुई है। हम थोड़ा पीछे जाएं, मतलब थोड़ा पीछे, ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आयरलैंड में बहुत बड़े पैमाने पर जो बाहर से आने वाले विदेशी हैं, खासकर भारतीय, उन पर हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। आयरलैंड को एक बहुत ही पीसफुल जगह माना जाता था और वहाँ भारतीयों के खिलाफ, और अब मुख्य आरोप ये है कि इन लोगों के आने के कारण वहाँ मकानों के किराए बढ़ गए हैं और वहाँ के जो मूल लोग हैं उनके रोजगार छिन रहे हैं। अभी जो आंकड़ा उजागर हुआ है कि जो आने वाले, वहाँ जाकर बसने वालों की जो एप्लीकेशंस हैं उसमें 300% का इंक्रीज हो गया है आयरलैंड में। ये सब भी बड़ा विरोध का कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं वो विरोध पर उतर आ रहे हैं और हिंसा हो रही है, वहाँ हमले हो रहे हैं। कनाडा का सबको पता है कि जस्टिन ट्रूडो के समय से जो संबंध खराब हुए वो आज तक ठीक नहीं हुए। मतलब कनाडा के आंकड़े ये हैं कि इस बार सबसे कम संख्या में वहाँ भारतीय बच्चे पढ़ने के लिए गए। अमेरिका का पूरे दुनिया को पता है, हमारे देश को भी पता है कि वहाँ भारतीय मूल के लोगों के साथ किस तरह से नस्ली व्यवहार किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। और जो अतिवादी, गोरे सवर्ण अतिवादी हैं वहाँ, वो लगातार उनको निशाने पर ले रहे हैं और वहाँ एक माहौल बन रहा है जी। भारतीयों की जरूरत है कि नहीं। भारतीय लोग उनके जॉब्स ले रहे हैं और अब आज उन्होंने ये कहा, जब वो साउथ कोरिया के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसको लेकर प्रोटेस्ट हुआ और साउथ कोरिया के लोग वापस गए, उसके बाद ट्रंप ने कहा कि नहीं, हमको विदेशी लोगों की भी ज़रूरत है। अब विदेशियों में किसकी ज़रूरत है वो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, ये वो स्थान हैं जहां जाकर भारतीय मूल के नागरिक बसना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं। आंकड़ों पर अगर आप गौर करें आशुतोष जी, तो 2024 में करीबन 2,06,000 2,07,000 के करीब भारत के लोगों ने नागरिकता छोड़ी। और मतलब इसका मतलब ये है कि लगभग 600 लोग रोज भारत की सिटीजनशिप को छोड़ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं वो? इन्हीं देशों में बसने के लिए जा रहे हैं। मतलब बहुत सारे और भी ऑप्शंस अब खोजना पड़ रहे हैं उनको कि अमेरिका में जाएं, ब्रिटेन में जाएं, कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, आयरलैंड जाएं कि नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से अतिवादी हिंसा बढ़ रही है। अब मैं आपको, आपने जो एक सवाल पूछा है
कि हमारी सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही है, मुंह क्यों नहीं खोल रही है। इसके मूल में आशुतोष जी ये है कि जो दुनिया भर में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो सबसे अधिक उसको विदेश में गए हमारे जो नागरिक हैं वो रेमिटेंसेस भेजते हैं। मतलब आश्चर्य हो कि सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस हम जो है दुनिया भर में भारत में आते हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं वहाँ। पिछले साल का जो आंकड़ा है करीबन 136 बिलियन डॉलर्स। अब आप कल्पना कर लीजिए कि डॉलर्स में है और 136 अरब डॉलर्स हैं, मतलब एक बड़ा अमाउंट है। और ये इनमें करीबन 28% इस अमाउंट का 136 बिलियन डॉलर का करीबन 28% यानी 32 बिलियन डॉलर सिर्फ अमेरिका से आया है। और ये करीबन जो टोटल इनकम है ये उसके पिछले साल से 23-24 के साल से करीबन 14% ज़्यादा है। अब हमने कभी इस चीज़ पर गौर नहीं किया कि हमारी जो जिस इकोनॉमी को लेकर हम इतने दावे कर रहे हैं, दुनिया की तीसरी हो गई है, पहली हो गई है, चौथी हो गई है, इसके पीछे क्या एक कारण ये भी है कि हमारे यहाँ जो जनरेशन हो रहा है इकोनॉमी में वो घरेलू मोर्चों पर नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट्स के जरिए कम हो रहा है सर्विस सेक्टर के अलावा। मतलब सर्विस सेक्टर प्रोमिनेंट है। ये जो रेमिटेंसेस हैं ये हमारी जीडीपी में 3% का इजाफा कर रहे हैं, मतलब 3% के करीब 3.4%। मतलब जो आंकड़े हैं वो ये कि 1% के करीब जो एनआरआई हैं वो 3.4% इंडिया की जीडीपी में बिना या रहे इजाफा कर रहे हैं। तब आप सोचिए कि हमारी सरकार की रुचि होगी कि आप मार खाइए, अपमान सहिए, सहन करें, पर आपको रहना वही है, क्योंकि आप वहाँ रहेंगे तो यहाँ अपने परिजनों को पैसा भेजेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ते जाएंगे। तो ये जो दुनिया के जो संपन्न देश हैं, धनी देश हैं, उसमें जो एनआरआईज के खिलाफ चल रहा है उसके प्रति सरकार का खामोश रहना वो कितने दिन तक चल पाएगा। मैं इसलिए इस मुद्दे को लाया कि लगभग सभी जगह जहां हमारे लोग जाकर बसते रहे हैं, बस रहे हैं, रह रहे हैं सालों से और अभी भी जा रहे हैं, मतलब उन्होंने जाना बंद नहीं किया है वो किसी ने। और ये सब संपन्न लोग हैं यहाँ के, भारत के, ये देश छोड़ रहे हैं। 2 दिन पहले जो हुआ और 2 दिन के भी पहले 5 दिन पहले जो हुआ इंग्लैंड में, वो काफी भयावह है। मतलब 9 तारीख को शायद वहाँ इंग्लैंड में एक सिख महिला के साथ का बलात्कार हुआ और ये कहा गया कि आप वापस जाइए अपने, गो टू योर ओन कंट्री। और वो काफ़ी गो टू योर ओन कंट्री एंड ये 9 सितंबर की घटना है। वो सिख महिला के साथ हुआ और वो काफ़ी नस्ली एब्यूजेस उसको सहना पड़े। हमलों की घटनाएं वहाँ काफ़ी चल रही हैं जो कि यहाँ हम लोग प्रकाशित नहीं करते हैं या प्रसारित नहीं करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये मुद्दा है कि लंदन की सड़कों पर पिछले कई दशकों में पहली बार, जो कि काफ़ी अलार्मिंग है, कि सिर्फ 7 करोड़ की पॉपुलेशन है यूनाइटेड किंगडम की और जी। उसमें करीबन 20 लाख के करीब यानी भारतीय रहते हैं वहाँ पर। 3.1% के करीब भारतीय हैं, भारतीय मूल के नागरिक। और इनमें भी इंग्लैंड में, मतलब ये पूरी संख्या स्कॉटलैंड और वेल्स और इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड की है, पर इंग्लैंड में भी 18 से 20 लाख भारतीय मूल के नागरिक हैं। ये जो शनिवार को हुआ वहाँ, ये अतिवादी दक्षिणपंथी जो है, फार एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, उनकी रैली थी। और ये टॉमी रॉबिन्सन जो उनके नेता हैं बहुत बड़े, और उसकी खूबी है, उस रैली की विशेषता ये है कि उसको
एलन मस्क ने संबोधित किया वर्चुअली, मतलब लिंक के जरिए संबोधित किया। पूरी दुनिया में, अमेरिका में और ब्रिटेन में एलन मस्क ने या इलॉन मस्क ने जो कहा उसकी चर्चा चल रही है। उन्होंने क्या कहा? वायलेंस इज कमिंग, यू आइदर फाइट बैक और डाई। तो ये जो उन्होंने कहा, वहां भड़काया जो रैली में लोग थे और जो कि अतिवादी हिंसा कर रहे हैं, उसमें जैसा मैंने शुरू में कहा कि 26 ऑफिसर्स जो हैं ब्रिटिश सेवा के, पुलिस सेवा के घायल हुए, उसमें कई सीरियस भी घायल हुए। अब ये जो पूरा का पूरा इंग्लैंड में जो चल रहा है, और इसने वहाँ की पूरी राजनीति को प्रभावित कर दिया है। वहाँ के प्रधानमंत्री बहुत ही आरोपों को झेल रहे हैं। ये जो है पश्चिमी देशों में या खासकर इंग्लैंड में भी ये एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट बढ़ गए हैं। तो हम इसका कंक्लूजन हमारे पास क्या है? जो बातचीत हम कर रहे हैं उसको हम कंक्लूड कैसे करें? हमारे पास कंक्लूड करने का एक पॉइंट जो आपने रखा कि भारत सरकार चुप क्यों है, तो भारत सरकार की चुप्पी का मैंने एक बड़ा कारण बताया कि ये सब जगह हो रहा है। और हमारे यहाँ, जैसा मैंने बताया कि जो विदेशों से ये लोग पैसा भेजते हैं और हमारी इकॉनमी को सरवाइव कर रही है, उसके कारण मैंने इसमें जिक्र नहीं किया कि ये जो मिडिल ईस्ट में हमारे यहाँ के लाखों लोग हैं यूएई वगैरह में, तो वो कितना रेमिटेंसेस भेज रहे हैं। मतलब ये कि हमारी जो पूरी इकॉनमी की रीढ़ है वो विदेशों से आने वाला पैसा एक बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन है। तो क्या हमारी सरकार क्या कर सकती है, करेगी कि नहीं? तो वो क्या, नेपाल में होता है तो कुछ नहीं बोलती, बांग्लादेश में होता है तो भाषण दे देती है, ऑस्ट्रेलिया में होता है तो कुछ मुंह नहीं खोलती है, इंग्लैंड में हो रहा है, आयरलैंड में हो रहा है, कनाडा में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, तो नागरिकों को किसी तरह से सूचित भी नहीं किया जा रहा है, इन्फॉर्म भी नहीं किया जा रहा है, डिस्करेज भी नहीं किया जा रहा है कि आप वहाँ मत जाइए। हम इनकरेज भी कर रहे हैं। अगर नागरिक सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं तो हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं कि देश क्यों छोड़ रहे हैं, ये जो संपन्न लोग हैं ये भारत क्यों छोड़कर जा रहे हैं। मैं आखिरी एक दो मिनट में ये कहना चाहता हूँ आशुतोष जी कि हमारे यहाँ भी जो दक्षिणपंथी अतिवादी लोग हैं वो भी इसी तरह का काम कर रहे हैं। मतलब वो भी कोई वो एक कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। वो जो मुस्लिम संप्रदाय के, अल्पसंख्यक संप्रदाय के जो लोग हैं उनके खिलाफ, जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, मतलब जो विभाजन के समय गए नहीं, उन्होंने यहाँ रहना स्वीकार किया, उनके खिलाफ जिस तरह का वातावरण है, या पुलवामा और पहलगाम के बाद कश्मीरी बच्चों के साथ, कश्मीरी व्यापारियों के साथ जो मैदानी इलाकों में हिंसा हुई, तो हम एक इंक्लूसिव सोसाइटी या सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो हम जब अपने यहाँ ये सब होता हुआ देख रहे हैं अपने, और सरकार चुप है उस पूरे मामले में, सरकार क्या बोल रही है? सरकार किसके खिलाफ बोलेगी? मतलब उन्हीं लोगों के खिलाफ जो इस सरकार के समर्थक हैं, जो ये तमाम हिंसा कर रहे हैं, या उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ जो इस सरकार का हिस्सा हैं, जो जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ तमाम तरह के बातें करते हैं, खासकर असम में, उत्तर प्रदेश में, जगह जगह। और प्रधानमंत्री जो जिनकी जिनके उद्बोधनों में एक जिस तरह की संकेत मिलते हैं कि वो विभाजनकारी राजनीति के बल पर सत्ता करना चाहते हैं, तो वो आपके प्रश्न का उत्तर ये है आशुतोष जी कि जो पश्चिमी देशों, अमेरिका की जो संस्थाएं हैं, वो भारत के में रिलीजियस फ्रीडम को लेकर या और तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह की असेसमेंट देती है कि हमारे यहाँ किस तरह की जाति हिंसा बढ़ रही है, धार्मिक भेदभाव बढ़ रहा है, धार्मिक विभाजन बढ़ रहा है, तो ये भी लगभग वही है जो हम इंग्लैंड में हो रहे हैं।
हो रहा है, या आयरलैंड में हो रहा है, या अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, कि भारत के बाहर के लोगों की ज़रूरत ही नहीं है, आप जाइए अपने देश में। तो जब हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हम अपने ही लोगों को वापस कहाँ भेजना चाहते हैं हमें पता नहीं, पर अगर ये वहाँ इसी तरह से चलता रहता है दुनिया के दूसरे मुल्कों में, आप सोचिए कि करीबन 3-3.5-4 करोड़ लोग भारत के बाहर हैं इस समय, विदेशों में बसे हुए हैं। अगर ये चीज़ बढ़ती है वहाँ उनके खिलाफ, तो वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे? तो सरकार क्या इस बारे में कभी कुछ बोलेगी कि नहीं बोलेगी, मुंह खोलेगी कि नहीं खोलेगी, किसी भी तरह का कुछ आक्रोश व्यक्त करेगी कि नहीं करेगी, किसी भी सरकार से विरोध व्यक्त करेगी कि नहीं करेगी? मुझे नहीं लगता कि ये करेंगे, क्योंकि देश के नागरिकों को पता ही नहीं है कि विदेशों में भारतीय नागरिकों के साथ क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा आपके साथ बातचीत में कम से कम ये 2 दिन पहले जो लंदन की सड़कों पर हुआ, 1.5 लाख लोग व्हाइट हॉल में घुसने की कोशिश उन्होंने की, या 9 सितंबर को जो सिख महिला के साथ हुआ है, उसके भी पहले जो हमले हुए भारतीयों पर, या आयरलैंड में भारतीय परिवारों पर हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, इन सब का जो सबब है वो क्या है, उसका संकेत क्या है? ये कम होंगे कि बढ़ेंगे? मेरा ऐसा मानना है कि और बढ़ेंगे, क्योंकि राइट पॉलिटिक्स या एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स अब बढ़ रही है सब जगह, और चूंकि हमारी सरकार भी कर रही है वही चीज़, हमारी जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी वो भी यही चीज़ कर रही है, इसलिए इनके पास कोई नैतिक बल नहीं है कि ये उसका विरोध कर सके। तो इसलिए हमको बस प्रतीक्षा करना चाहिए कि चीज़ें कम कैसे खराब हों, बेहतरी की तरफ कैसे बढ़ सकती है, और हमारे नागरिकों को हम कैसे बता सकते हैं कि देखिए ये चल रहा है दुनिया में, और हमारी सरकार चुप है, मौन है। हम आज की चर्चा इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।